नमस्कार दोस्तों, एजू डायरेक्शन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं रोहित कश्यप अपनी एक छोटी सी पहल, एक छोटे से प्लेटफॉर्म को लेकर आपके सामने आया हूं। एजू डायरेक्शन नाम से ही पता है, एजुकेशन इन ए राइट डायरेक्शन। वे सभी गांव के बच्चे और हिंदी मीडियम के छात्र जो अपने लिए नेशनल लेवल और स्टेट लेवल की एग्ज़ाम को लेकर लाइफ साइंस के सारे टॉपिक्स बेसिक क्लियर नहीं हो पाते हैं या सटीक नोट्स या कंटेंट उनके पास अवेलेबल नहीं हो पाता है, उन सभी के लिए हमने एक छोटा सा प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों का समर्थन इसमें प्राप्त होगा। दोस्तों, अपने इस छोटे से चैनल पर मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को एक एक चीज़ पढ़ाते हुए चलूँगा। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जेनेटिक्स के साथ। जेनेटिक्स में दोस्तों आज का लेक्चर हम लेंगे, जब भी जेनेटिक्स का नाम आता है तो मेंडल का नाम सबसे पहले आता है। आप सभी लोगों ने बचपन से पढ़ा है, मेंडल का जेनेटिक्स में एक अभूतपूर्व योगदान रहा है। उन्होंने बहुत सारे नियम प्रतिपादित किए, इसीलिए उन्हें जेनेटिक्स का जनक भी कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल को ही कहा जाता है। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम जब जेनेटिक्स की बात करेंगे तो फर्स्टली हम लेंगे लॉ ऑफ मेंडल या फिर मेंडल्स के लॉ, और इसके आगे जाकर हम मल्टीपल एलील्स, स्यूडो एलील्स, पॉलीजीन, इनहेरिटेंस, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स लेंगे जिन सभी का सीक्वेंस आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। दोस्तों, मेंडल ने अपने अध्ययनों के अंतर्गत बहुत सारे नियम प्रतिपादित किए थे जिन्हें लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले आज के लेक्चर में जो चीज़ें कवर करने वाले हैं वो हैं हिस्ट्री। बचपन से आप पढ़ते आए हो, मेंडल का जन्म 22 जुलाई से 1822 को ऑस्ट्रिया में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ब्रून से की थी तथा उसके बाद में वो वियना विश्वविद्यालय में उन्होंने स्नातक शिक्षा पूर्ण की। उसके बाद में वो गाँव वापस आए। उन्होंने उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्राकृतिक विज्ञान और फिजिक्स के टीचर के रूप में अपना कार्यभार संभाला और कुछ समय तक अध्यापन करने के पश्चात उन्होंने मठ में पादरी बना दिया गया। मठ में मठाधीश बनने के पश्चात उन्होंने वहाँ रहते हुए ही गार्डन पी यानी कि उद्यान मटर पर अपने प्रयोग आरंभ किए। तो दोस्तों, आज हम ये छोटी सी हिस्ट्री है जो आपको काफ़ी सारी बुक्स में देखने को मिल जाएगी। दूसरा टॉपिक हम देखेंगे कि उन्होंने मटर के पादपों को ही अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए क्यों चुना, तो यानी कि चॉइस ऑफ एक्सपेरिमेंट। ऑर्गेनिज्म, यानी कि उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए मटर के पादपों को ही क्यों चुना। तो दोस्तों, मटर का पादप जो होता है वो फर्स्टली तो होता है एनुअल। जो वार्षिक पादप होता है तो उसका एक सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि मनुष्य जिसका जीवन काल सीमित अवधि का होता है, तो यदि वो वार्षिक होगा तो अपने जीवन काल के दौरान ही बहुत सारी पीढ़ियों का अध्ययन कर पाएगा, जिससे आनुवंशिकी का अध्ययन की एक लंबी पीढ़ी या अनेकों पीढ़ी का अध्ययन वो अकेला इंसान कर सकता है। अगर इसके जगह हम किसी और एक्सपेरिमेंट ऑर्गेनिज्म को लेते हैं तो उनका जीवन काल, जैसे कि हाथी को लिया जाता है, तो बहुत लंबा हो जाता है। तो एक अकेला व्यक्ति उनकी कई पीढ़ियों तक उसका अध्ययन नहीं कर पाएगा। तो एनुअल प्लांट होता है, ये एक सबसे अच्छी बात थी। एक प्लांट ये छोटा होता है, इसे कम जगह में उगाया जा सकता है। एक प्लांट ये छोटा होता है, कम जगह में इसे उगाया जा सकता है। तीसरी बात होती है कि ये सेल्फ पोलिनेटेड और क्रॉस पोलिनेटेड दोनों के लिए कैपेबल होता है, यानी कि इनमें जनरली तो सेल्फिंग पाई जाती है, परंतु यदि हम क्रॉस पोलिनेटेड करवाया जाए, इनको क्रॉस पोलिनेशन इनमें करवाया जाए तो वो क्रॉस पोलिनेशन दर्शा देते हैं तथा उनसे जो प्राप्त संतति होती है वो भी जर्मिनेशन या फिर वो भी फर्टिलाइज होती है, यानी कि फर्टिलाइजेशन के लिए कैपेबल होती है। तो ये सबसे बड़ी बात है। जो सेल्फिंग का जो इनका सिस्टम पाया जाता है, ये एक सबसे इम्पोर्टेंस कैरेक्टर था इनका, जिसके लिए इन्हें चुना गया था। एक दोस्तों, इनमें जब संतति उत्पन्न होती है तो बीजों की संख्या अत्यधिक होती है, जिससे एक ही पादप से अनेकों संतति या बहुत सारे बीजों से बहुत सारे पादप प्राप्त किए जा सकते थे। इसका कारण था चौथा कारण था जो इसका, और इनमें स्पष्ट लक्षण देखने को मिल सकते हैं। बहुत सारे विपर्यासी लक्षणों को मेंडल ने इसमें अध्ययन करने के लिए सेलेक्ट किया था। 7 विपर्यासी लक्षण जनरली हम जोड़े जाते हैं, जिसमें से एक होता है कि पादप की लंबाई कितनी है, दूसरा है
कि पुष्प की स्थिति क्या है। तीसरा हम देखते हैं कि फली का रंग क्या है, फली की आकृति कैसी है। चौथा हम देखते हैं बीज चोल का रंग क्या है, बीज का रंग क्या है और बीज की आकृति कैसी है। तो ये 7 विपर्यासी लक्षणों को लेकर के मेंडल ने अपने प्रयोग आरंभ किए थे। तो चॉइस ऑफ एक्सपेरिमेंट और हिस्ट्री हमने कवर की। अब दोस्तों हम बात करें तो मेंडल ने 2 प्रकार के क्रॉस किए। मेंडल ने 2 प्रकार के क्रॉस किए, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस, MHC मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और दूसरे प्रकार के उन्होंने क्रॉस किए थे डायहाइब्रिड क्रॉस। तो दोस्तों मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस क्या है? तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब किसी भी मतलब पादप के एक लक्षण को लेकर के उसकी वंशानुगतता का अध्ययन किया जाता है तो उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोला जाता है। और जब किसी एक पादप के 2 लक्षणों को लेकर के उनकी वंशानुगतता का अध्ययन किया जाता है तो उसे डायहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंतर्गत मेंडल ने 2 प्रकार के 2 नियमों को प्रतिपादित किया था। पहला इसके अंतर्गत जनरली पढ़ा जाता है डोमिनेंस, यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस। फर्स्ट नियम जो है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से प्रतिपादित हुआ था, और दूसरा जो लॉ है वो है सेग्रीगेशन। दोस्तों लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये दोनों मोनोहाइब्रिड क्रॉस से प्रतिपादित किए गए नियम हैं मेंडल के द्वारा, और दूसरा जो डायहाइब्रिड क्रॉस के द्वारा दिया गया है वो है इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। यानी कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। एक एक के बारे में हम इनकी अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस का लॉ ऑफ डोमिनेंस। दोस्तों मेंडल ने बताया कि जब हम एक लक्षण पादप का लेते हैं, जैसे कि पादप के लिए लंबाई एक लक्षण है जिसकी वंशानुगतता का हमें अध्ययन करना है, तो यदि हम लंबाई के 2 एलीलों को मानते हैं, यानी कि एक लक्षण के लिए 2 प्रकार के पादप लेते हैं, जिसमें से एक पादप लंबा था तथा दूसरा पादप बौना, यानी कि एक पादप पूर्णतः लंबा दूसरा पादप पूर्णतः बौना लिया जाता है, और जब इनमें क्रॉस करवाया जाता है, यानी कि समयुग्मजी पादपों में जब क्रॉस करवाया जाता है तो विषम युग्मजी यानी कि हेटेरोजाइगस प्लांट उत्पन्न होते हैं, जिसे F1 संतति बोला जाता है। अब F1 संतति में चूंकि मेंडल को अपेक्षा थी कि जब शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पादपों को क्रॉस करवाया जाता है तो उसके मध्यवर्ती कुछ उत्पन्न होना चाहिए था, यानी कि जैसे कि हम ले यहाँ पर कि 1 सेंटीमीटर का पादप 1 सेंटीमीटर का पादप और 2 सेंटीमीटर के पादप के मध्य जब क्रॉस करवाया जाता है तो 1.5 के अप्रोक्स कुछ आना चाहिए, परंतु लगभग देखा गया कि सभी पादप 2 मीटर के समथिंग के पाए गए। तो उन्होंने माना कि जब इसमें सभी पादप 2 मीटर के पाए गए तो जो छोटे पादप थे उनका भी एलील या मतलब कि जीन कारक जो उन्होंने कहा था वो उसमें उपस्थित तो था, परंतु वो प्रदर्शित नहीं हो पाया। तो इसी कारण मेंडल ने बताया कि जब 2 समयुग्मजी प्रभावी और समयुग्मजी अप्रभावी के मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो प्राप्त होने वाली F1 संतति में जो संतति उत्पन्न होती है वो पूर्णतः केवल प्रभावी कारक ही अपना प्रभाव दर्शा पाता है और अप्रभावी कारक अप्रकट रह जाता है, यानी कि अपने प्रभाव को प्रदर्शित नहीं कर पाता है। इसे ही लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा जाता है, यानी कि प्रभाविता का नियम। जब उन्होंने देखा कि इसी के अंदर अप्रभावी कारक यानी कि स्मॉल टीबी उपलब्ध तो है परंतु वह प्रकट नहीं कर पाया, तो उन्होंने इनके मध्य सेल्फिंग करवाई। तो दोस्तों जब उन्होंने इनके मध्य सेल्फिंग करवाई तो ये 2 प्रकार के युग्मक उत्पन्न करेगा। जैसे कॉम्बिनेशंस बनते हैं, तो यानी कि इसका जो अनुपात हम लेंगे तो फिनोटाइपिक अनुपात इसका प्राप्त होगा 3:1, और जीनोटाइपिक क्योंकि एक पूर्णतः शुद्ध है, ये भी शुद्ध है परंतु ये विषम युग्मजी है तो 1:2
2:1 इसका जीनोटाइपिक अनुपात होगा और ये इसका फिनोटाइपिक अनुपात होगा। तो जब उन्होंने विषम युग्मजी F1 संतति में सेल्फिंग करवाई तो उन्होंने प्रकट किया कि ये जो अप्रभावी का कारक था वो पूर्णतः वापस से अंततः आ गया, यानी कि ये प्रकट इसमें उपस्थित था। तो इस प्रकार से मेंडल ने फर्स्ट नियम दिया था लॉ ऑफ डोमिनेंस, और इसी आधार पर चूंकि ये पूर्ण वापस प्रदर्शित हुआ है इसीलिए उन्होंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के नाम से अपना अगला नियम दिया था। तो दूसरा नियम था उनका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंतर्गत उन्होंने ये बताया कि जब F1 संतति में जो विषम युग्मजी होता है, दोनों कारक यानी कि समयुग्मजी प्रभावी समयुग्मजी अप्रभावी एक दूसरे के साथ होते हुए भी परस्पर सम्मिश्रित नहीं होते और अपनी अपनी शुद्धता को बनाए रखते हैं, इसीलिए इसको शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। तो हम देख रहे हैं कि जब ये विषम युग्मजी था और जब ये F2 संतति में जाने के लिए F2 संतति में ये जानने के लिए जब युग्मकों का निर्माण करता है तो ये दोनों कारक पुनः पृथक हो जाते हैं। ये पहले एक दूसरे से सम्मिलित नहीं होते हैं और पुनः एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। इसी कारण से इसे युग्मकों के पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट नियम की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट नियम था मेंडल का जो डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित था, वो था स्वतंत्र अपव्यवन का नियम या फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट यानी कि स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। दोस्तों, जब मेंडल ने अपने मोनो हाइब्रिड क्रॉस यानी कि एक संकर संकरण के अंतर्गत एक ही लक्षण को पादप का वंशानुगतता का अध्ययन किया था, तो इसमें उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस के द्वारा ये नियम प्रतिपादित किया जिसमें उन्होंने एक ही पादप के दो लक्षणों की वंशानुगतता का अध्ययन किया। यानी कि यदि कोई पादप है उसके दो लक्षणों के रूप में जो 7 विपर्यासी लक्षण लिए थे उसमें से हम मान के चलते हैं कि उन्होंने एक तो जैसे कि लिया बीज की आकृति, जैसे कि यदि वो राउंड है तो उसके लिए कैपिटल आर ले लेंगे और अगर वो झुर्रीदार है तो उसको स्मॉल आर ले लेंगे। और इसी प्रकार उसके बीच का रंग जो यदि वो येलो है जो डोमिनेंस पाया जाता है और हरा है तो स्मॉल के रूप में ले लेंगे। तो जब उन्होंने दो लक्षणों को लेकर के उनकी वंशानुगतता का अध्ययन किया तो उसी पर आधारित उन्होंने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट प्रतिपादित किया। दोस्तों, इसके अंतर्गत जब समयुग्मजी प्रभावी और समयुग्मजी अप्रभावी जनकों के यानी कि दो लक्षणों वाले समयुग्मजी प्रभावी जनक और समयुग्मजी अप्रभावी जनकों के मध्य जब क्रॉस करवाया जाता है तो सबसे पहले दो प्रकार के युग्मकों का निर्माण होता है। ये युग्मकों का निर्माण करेंगे RY एक ही प्रकार के, और ये युग्मकों का निर्माण करेंगे RY। अब जब इन दोनों में क्रॉस होगा तो जो F1 संतति बनेगी वो बनेगी कुछ इस प्रकार से। अब F1 संतति जो बनेगी इसका जो फिनोटाइप होगा वो क्या होगा कि ये पादप में जो बीज का रंग होगा वो तो होगा येलो क्योंकि Y डोमिनेंस है, और जो बीज की आकृति है वो होगी राउंड। जब F1 में सभी प्रकार के बीज या सभी प्रकार की संतति इसी प्रकार की प्राप्त होगी तो उन्होंने देखा कि चूंकि प्राप्त तो ये राउंड और येलो हो रहा है परंतु इसमें हरा और झुर्रीदार दो लक्षण ऐसे हैं जो प्रकट नहीं हो पाए और परंतु वो इसी में उपस्थित हैं यानी कि इसी में वो निहित हैं। तो उन्होंने इसके लिए F1 संतति की सेल्फिंग करवाई। जब उन्होंने F1 की सेल्फिंग करवाई तो हम देखेंगे कि कुछ इस प्रकार से निष्कर्ष प्राप्त हुए।
इसमें युग्मक बनेंगे आर कैपिटल वाई, आर स्मॉल वाई, आर कैपिटल वाई और आर स्मॉल वाई। इसी प्रकार से यहाँ पे बन जाएंगे। अब आप सभी को दिखाई दे रहा है कि एक लक्षण को, तो उन्होंने इस आधार पर नियम प्रतिपादित किया, जो ये युग्मक बनते हैं उसके आधार पर उन्होंने नियम प्रतिपादित किया कि एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के एलील युग्म में से एक लक्षण के नियंत्रित करने वाले जीन के एलील युग्म में से एक एलील दूसरे लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के एलील युग्म में से किसी एलील के साथ वंशानुगतता के लिए यादृच्छिक होता है, यानी कि वो किसी के साथ भी जा सकता है। यानी कि ये कैपिटल जो आर है दोस्तों, वो कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है और स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। जो स्मॉल आर है वो कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है और स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है, और इसका उल्टा भी हो सकता है, यानी कि कैपिटल वाई स्मॉल आर के साथ भी जा सकता है और कैपिटल आर के साथ भी जा सकता है। तो एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के एलील युग्म में से एक का दूसरे लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के एलील युग्म में से के एक पर वंशानुगतता पर कोई प्रभाव नहीं होता है, अर्थात वे यादृच्छिक रूप से स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त होते हैं। इसे ही उन्होंने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट यानी कि स्वतंत्र अभिवन का नियम कहा, यानी कि एक लक्षण की वंशानुगतता का दूसरे लक्षण की वंशानुगतता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जब ये हम कॉम्बिनेशन को पूरा भर लेंगे तो कुछ इस प्रकार से प्राप्त होंगे हमें। इस प्रकार से पुनेट फॉर्म में हमें रिकॉम्बिनेशन, ये मतलब कॉम्बिनेशंस प्राप्त होंगे, इस प्रकार की संतति प्राप्त होगी, जिसका फिनोटाइपिक अध्ययन करने पर हमें पता चलता है कि इसका फिनोटाइप क्या होता है। ये होता है इसका जीनोटाइप, इसका फिनोटाइप जो होता है वो होता है 9:3:3:1। तो दोस्तों ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना एग्जाम की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है। तो फिनोटाइप के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका फिनोटाइप प्राप्त होता है 9:3:3:1, यानी कि इस प्रकार की संतति प्राप्त होगी। इससे स्पष्ट होता है कि एक लक्षण की वंशानुगति का दूसरे लक्षण की वंशानुगति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब इसके बाद में हम देखेंगे इसके बाद में हम देखेंगे कि मेंडल के जो नियम हैं उनके अपवाद कौन कौन से थे। अपवादों से पहले हम देख लेते हैं कि उनकी सफलता के कारण क्या रहे हैं। एक तो उनकी सफलता के कारण रहा था कि 7 विपर्यास लक्षण जो पूर्णतः स्पष्ट लक्षण थे, उनमें से उनकी किस्मत अच्छी थी कि सारे लक्षण एक पर पूर्णतः प्रभावी था और एक दूसरा पूर्णतः अप्रभावी था, यानी कि उनमें बीच में से प्रभाविता जैसे गुणों को देखने को नहीं मिला। और एक उनका सफलता का कारण था, उन्होंने अपने जो सारे रिजल्ट थे उनको सांख्यिकी, उनके निष्कर्षण और उनके एनालिसिस के लिए सांख्यिकी का प्रयोग किया था, जिस कारण से उन्हें सफलता प्राप्त हुई या सटीकता प्राप्त हुई। और जो उनका लक्ष्य, एक और प्रमुख रीज़न था उनकी सफलता का, वो ये था कि उन्होंने पृथक पृथक अध्ययन किया, एक एक संतति एक एक पादप का उन्होंने पृथक पृथक अध्ययन किया और वृहत स्तर पर संतति जनरेट की। तो ये 3 कारण प्रमुख माने जाते हैं। दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं 2 और चीज़ थी जो मेंडल के दौरान दी गई थी, वो थे टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। बेसिकली टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस होता क्या है, एक तरीके से ये माना जाता है कि ये जो क्रॉस है वो परीक्षार्थ संकरण इसको बोला जाता है और इसको बैक क्रॉस बोला जाता है। अब इन दोनों का उपयोग हम किस चीज़ के लिए करते हैं, 2 चीज़ के लिए इनका उपयोग किया जाता है। एक तो जीनोटाइप याद करने के लिए, एक तो जीनो
टाइप ज्ञात करने के लिए किया जाता है इसका उपयोग, और एक उपयोग इसका किया जाता है पृथक्करण के नियम की सत्यता की जांच करने के लिए। तो इसके दो उपयोग है, एक तो सत्यता की जांच और एक जीनोटाइप ज्ञात करने के लिए। तो होता क्या है वैसे ये टेस्ट क्रॉस के बारे में बात करते हैं। जब किसी भी F1 संतति के यानी कि विषम युग्मजी का क्रॉस उसके अप्रभावी जनक से यानी कि क्रॉस अप्रभावी जनक से करवा दिया जाता है तो वो कहलाता है टेस्ट क्रॉस। और विषम युग्मजी से का किसी से भी करवा दिया जाता है, या तो अप्रभावी जनक से करवा दिया जाता है या प्रभावी जनक से करवा दिया जाता है, तो ये कहलाता है बैक क्रॉस। इसलिए दोस्तों हम कह सकते हैं कि टेस्ट क्रॉस तो एक प्रकार का, ये स्टेटमेंट के से भी क्वेश्चन आ जाता है कि टेस्ट क्रॉस एक प्रकार का बैक क्रॉस है, परंतु बैक क्रॉस एक प्रकार का टेस्ट क्रॉस नहीं। तो देख सकते हैं आप, टेस्ट क्रॉस एक प्रकार का बैक क्रॉस है क्योंकि इसमें प्रभावी जनक से भी संकरण हो सकता है, लेकिन बैक क्रॉस एक प्रकार का टेस्ट क्रॉस नहीं है क्योंकि टेस्ट क्रॉस के लिए क्या आवश्यक है कि उसका अप्रभावी होना आवश्यक है। इसलिए ये स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब हम एक और जगह से क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मेंडल के नियम से रिलेटेड, उसके बारे में देखते हैं। जैसे कि वो दे देता है हमें एक कॉम्बिनेशन दे देता है, ये कॉम्बिनेशन दे दिया, ये कॉम्बिनेशन दे दिया, या और कोई कॉम्बिनेशन दे दिया, तो उसमें हमसे पूछ लिया जाता है कि कितने प्रकार के युग्मकों का निर्माण होगा, या विषम युग्मजों की संख्या क्या होगी, या इसका फिनोटाइप क्या होगा। तो इन सभी के लिए हम जनरली देखते हैं कि n, यदि विषम युग्मजों की संख्या n मान ली जाए तो जो इसके युग्मक बनेंगे वो बनेंगे दोस्तों 2n। कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे इसमें? 2n, जिसे हम यहाँ पर समझ सकते हैं। यदि विषम युग्मजों की संख्या n ली जाए तो इससे 2n युग्मक बनेंगे, यानी कि इसको पुट ऑन करते हैं हम, n बराबर यदि 1 है तो 1 बराबर 2 प्रकार के युग्मक बनेंगे, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हो। और यदि इस वाले एग्जाम्पल के लिए लिया जाए तो n बराबर यहाँ पर 2 है, यानी कि 2 विषम युग्मजी है यहाँ पर, तो n बराबर 2 के लिए हम इसमें मान रखेंगे तो कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे? 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे। कैसे बनेंगे 4 प्रकार के युग्मक? एक तो ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। तो ये 4 प्रकार के। तो युग्मकों का निर्माण कितना होगा? इसके लिए सूत्र है विषम युग्मजों की संख्या यहाँ पर n बराबर हेटेरोजाइगस या विषम युग्मजों की संख्या है। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट सूत्र है, वो है 3n, यानी कि जीनोटाइप, कितने प्रकार का जीनोटाइप प्राप्त होगा इसका, या क्या जीनोटाइप होगा, उसके लिए सूत्र है 3n। जैसे कि यदि इसमें विषम युग्मजों की संख्या हम 1 लेते हैं तो इसमें पुट ऑन करने पर 3 प्रकार के जीनोटाइप प्राप्त होंगे। अभी हम जब इसकी सेल्फिंग करवाते हैं तो हम देखते हैं कि इसका जीनोटाइप क्या प्राप्त होता है, 1:2:1, यानी कि 3 प्रकार का जीनोटाइप प्राप्त हुआ। तो जीनोटाइप के लिए कौन सा सूत्र काम में लेंगे हम? 3n। और यदि युग्मकों का निर्माण हो या फिर फिनोटाइप, दोनों के लिए युग्मकों का निर्माण यानी कि गैमीट या फिनोटाइप के लिए कौन सा सूत्र लेंगे? 2n। तो यहाँ से क्वेश्चन आते थे बहुत ज़्यादा कंपैरेटिव एग्जाम्स में, तो इस बात का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगली चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि मेंडल के नियमों से विचलन कौन कौन दर्शाते हैं, यानी कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेंडल के नियमों को पालना नहीं करती। तो उसमें हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि मल्टीपल एलील, पॉलीजीन, ट्रेट, लिंकेज, ऐसे सो ऑन बहुत सारे हैं। तो उनका हम एक एक आगे के लेक्चर्स में इस जेनेटिक्स की सीरीज में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।